जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दो तीन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहली इंफॉर्मेशन है दोस्तों, एक एडवाइजरी निकली है, गाइडलाइन फॉर पेमेंट ऑफ एडिशनल पेंशन। यानी जब आपकी एज 80 पर पहुंचेगी, जब आपकी एज 80 कंप्लीट हो जाएगी, तब आपको एडिशनल पेंशन का बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों, इसमें यही चीज समझा रखी है, जब आपकी 80 कंप्लीट होगी तो 20%, 85 पर जब आप आएंगे तो 30%, 90 पर 40%, 95 पे 50% और 100 पे 100% एडिशनल पेंशन मिलेगी। काफी पेंशनर्स पूछ रहे थे क्या ऐसा कोई लेटर है जिसमें हमें 80 स्टार्टिंग पर ही एडिशनल पेंशन मिल जाए। दोस्तों, लेटर या फिर कोर्ट के जजमेंट तो हैं, लेकिन आपको मिलेगा नहीं। आपको मिलेगा तब जब आपकी एज 80 खत्म हो जाएगी। 80 स्टार्टिंग पे नहीं मिलेगा। 80 स्टार्टिंग पे अगर लेना है आपको एडिशनल पेंशन, तो इसके लिए आपको कोर्ट केस करना पड़ेगा। मैं आपको पहले भी समझाता हूं। तो दोस्तों, यही एक एडवाइजरी निकली थी एडिशनल पेंशन की, जिसमें 80 खत्म होने के बाद 20% एडिशनल पेंशन देने का प्रावधान रखा गया है। दोस्तों, एक तो ये इंफॉर्मेशन थी। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। दोस्तों, एडजुटेंट जनरल ब्रांच ECHS आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है, और यह लेटर जारी हुआ है एक एडवाइजरी के रूप में, रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल क्लेम। दोस्तों, बहुत से पेंशनर्स हैं जो ECHS की सुविधा नहीं लेना चाहते। वो कहते हैं कि हमें 1,000 रुपए चिकित्सा भत्ता चाहिए, मेडिकल अलाउंस चाहिए। दोस्तों, जो हेल्थ की कंडीशन होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो मेरी तो राय यही है कि आप चिकित्सा भत्ता ना लेकर आप ECHS से जुड़ें। ECHS की जो मेडिकल फैसिलिटी है आप वो लीजिए, क्योंकि दोस्तों आजकल के जमाने में जो चिकित्सा भत्ता है 1,000 रुपए, ये कोई इतना बड़ा चिकित्सा भत्ता नहीं है। इसलिए आप चिकित्सा भत्ता ना लेकर आप मेडिकल जो फैसिलिटी है, जो कैशलेस है, ट्रीटमेंट है, वो आप लीजिए। एक उदाहरण है दोस्तों, एक लेटर है जो सबसे जबरदस्त लेटर है। इससे आपको पता लग जाएगा कि आपको क्या चीज लेना जरूरी है। भले ही फैसिलिटी सही तरीके से नहीं मिल रही हो, लेकिन हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम ECHS की फैसिलिटी लें, क्योंकि हारी बीमारी कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है। और जब जरूरत पड़ती है ट्रीटमेंट की, तो दोस्तों कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट भी मिल जाता है, भले ही वो कैसा भी ट्रीटमेंट मिले। लेकिन दोस्तों, अगर आप 1,000 रुपए लेते हैं, तो दोस्तों 1,000 रुपए आजकल के जमाने में कुछ नहीं है। अगर वो 3,000 रुपए भी होते तब भी वो कुछ नहीं है। इसलिए मेरी जहां तक राय है, आप 1,000 रुपए ना लेकर आप फैसिलिटी लीजिए मेडिकल की, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे कुछ ना कुछ हारी बीमारी लगी रहती है। तो दोस्तों, ऐसे ये लेटर निकला था जिसमें बताया गया है कि कुछ केस देखने में आए हैं, यानी कुछ पेंशनर अगस्त 1995 में रिटायर हुए और वो फिक्स मेडिकल अलाउंस यानी चिकित्सा भत्ता ले रहे थे पेंशन पर, और उन्होंने ECHS की जो मेंबरशिप है वो नहीं ली थी। ECHS की जो सुविधा है वो नहीं ली थी। ऑन एडमिशन इन हॉस्पिटल, फिर क्या हुआ, इन पेंशनर के चेस्ट में पेन हुआ और फिर ये एडमिट हो गए हॉस्पिटल। जैसा मैंने आपको बताया कि हारी बीमारी कभी आपको बोलकर नहीं आएगी, कभी भी हो सकती है वो। तो ऐसे ही इन पेंशनर के साथ हुआ, मेडिकल अलाउंस भत्ता ले रहे थे, तो इनके चेस्ट में दर्द हुआ, उसके बाद ये एडमिट हो गए हॉस्पिटल में। द इंडिविजुअली फैमिली इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ ECHS मेंबरशिप। उसके बाद फैमिली मेंबर्स को याद आया कि हम इन्हें ECHS की सुविधा दिलवा देते हैं, ECHS की जो फैसिलिटी है उसमें एनरोल कर देते हैं। फिर क्या हुआ, हाउएवर बाय द टाइम द एप्लीकेशन वाज वेरीफाइड द ESM एक्सपायर्ड। तो दोस्तों, जब ECHS के लिए एनरोल करा गया उस टाइम, तब तक इन ESM की डेथ हो चुकी थी। तो दोस्तों, मैं फिर आपको बता रहा हूं कि आप ECHS के मेंबर बने अगर आपने अभी तक ECHS की फैसिलिटी नहीं ली है। अगर ECHS की फैसिलिटी आपने नहीं ली है तो आप एनरोल होइए, उसमें ज्वाइन करिए, क्योंकि हारी बीमारी कभी देख के नहीं आती और आगे आने वाले टाइम में कभी भी जरूरत पड़ सकती है हॉस्पिटल की, मेडिसिन की, ट्रीटमेंट की। भले ही दोस्तों कैसी भी सुविधाएं हो, सही से सुविधाएं नहीं मिल पाती हो, दवाइयां नहीं मिल पाती हो, लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन तो रहेगा कि हम आगे कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट ले सकें, कुछ दवाइयां ले सकें या हॉस्पिटल में दिखा सकें। क्योंकि जब हमारे पास सुविधा ही नहीं रहेंगी तो फिर हमारे लिए दिक्कत होती है बीमारी में। तो यही इनके साथ हुआ।
जब तक ये कार्यवाही करते, ईसीएचएस में जुड़ते, जब तक पेंशनर की डेथ हो गई। As a result, cashless treatment could not be provided to the ESM as he was not an ECHS member. अगर आप ECHS से नहीं जुड़ते, अगर आपके पास ECHS की सुविधाएं नहीं है, तो फिर आपको ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड किया जा सकता। फिर आपको पैसे ही खर्च करने पड़ेंगे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में दवाइयों के रूप में, और उसका बिल कितना भी हो सकता है। तो दोस्तों यही यहां पे समझाया कि आप ईसीएचएस में एनरोल होइए, ईसीएचएस से जुड़िए, क्योंकि हारी बीमारी कभी भी किसी को भी हो सकती है और उसके लिए ट्रीटमेंट ही बेहतर है, ना कि मेडिकल अलाउंस। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक और लेटर लिखा गया पेंशनर को, ये रिकॉर्ड की तरफ से, फॉरवर्ड ऑफ रिवाइज्ड पीपीओ प्री 2016 पेंशनर, यानी 2016 से पहले के जो भी पेंशनर हैं उनको पीपीओ प्रोवाइड करा जा रहा है। दोस्तों अगर आपके नाम में गलती है, वाइफ की डेट ऑफ बर्थ में गलती है, बच्चों के नाम में गलती है, रिकॉर्ड में, सर्विस में, तो आप उसे फिर सही कराइए अपने रिकॉर्ड के थ्रू, जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू। उसके बेस पर पार्ट 2 ऑर्डर जनरेट होंगे, उसके बाद पीसीडीए रिवाइज कॉरिजेंडम पीपीओ भी इशू कर देगा। लेकिन जहां आपको लग रहा है कि आपके रिकॉर्ड में गलत नाम चल रहा है, कुछ गलत डाटा फीड है, तो आप फिर जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू, रिकॉर्ड ऑफिस के थ्रू कार्यवाही करें, क्योंकि आजकल के टाइम में और आगे आने वाले टाइम में आपका सारा डाटा, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, वो सही फीड होनी चाहिए रिकॉर्ड में, सर्विस रिकॉर्ड में सारी चीज बिल्कुल सही मेंशन होनी चाहिए। क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर आप पेंशनर और आपकी डेथ हो जाती है, उसके बाद फैमिली पेंशन इनिशिएट होती है, तो आगे आने वाले टाइम में कहीं डिपार्टमेंट आपको मना ना कर दे कि इसमें तो नाम गलत चल रहा है, इसलिए हम फैमिली पेंशन इनिशिएट नहीं कर सकते, हम फैमिली पेंशन नहीं दे सकते। तो भुगतेगा कौन? फैमिली मेंबर्स भुगतेंगे। तो इसलिए जीते जी आप ये काम करवा लीजिए, जो भी गलत चीजें चल रही हैं रिकॉर्ड में, सर्विस रिकॉर्ड में, उसे आप सही करवा लीजिए। अगर आधार में गलती है तो आप उसे सही करवाइए, अगर नाम में गलती है तो आप उसे सही कराइए। तो इसी के बेस पर रिकॉर्ड ने ये लेटर लिखा था कि अगर जो भी गलती चल रही है तो इसके बेस पर आप हमसे कांटेक्ट करिए रिकॉर्ड से, और जो भी हम डॉक्यूमेंट मांगेंगे उसके बेस पर आप हमें दीजिए, तो हम ये फिर आगे इनिशिएट करेंगे, सही करेंगे। तो ऐसी पेंशनर को ये चीज लिखी गई थी, जिसमें इनके लिए पीपीओ भी फॉरवर्ड करा गया है। तो इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब चीजों की जरूरत पड़ती है। तो नेम मिसमैच नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं आधार में कुछ, पीपीओ में कुछ और है, वाइफ का नाम कुछ और है, उनका पैन कार्ड में, आधार में कुछ और है। तो बिल्कुल सही चीजें आपके रिकॉर्ड में दर्ज होनी चाहिए, ताकि आगे आने वाले टाइम में फैमिली पेंशन लेने के लिए वाइफ को कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि दोस्तों सब ये डिजिटलाइजेशन है, मॉडलाइजेशन है, तो इसलिए अगर कोई चीज गलती चल रही है तो आप उसे सही करवा लें अपने रिकॉर्ड के थ्रू। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों डीए की अप्रूवल कब होगी, कैबिनेट मीटिंग कब होगी? दोस्तों ये कैबिनेट मीटिंग होनी है 18 से 30 सितंबर के बीच में, कभी भी हो सकती है। तो दोस्तों देखेंगे कैबिनेट अप्रूवल में कितना परसेंट डीएडीआर अप्रूव होता है जुलाई 2023 से बढ़ने वाला हूं, और हम ये उम्मीद करते हैं कि 4% ही बढ़े, 42 से 46% ही हो। तो जैसा मैंने आपको बताया, इसकी जो कैबिनेट अप्रूवल है ये 18 से 30 सितंबर के बीच में हो सकती है। अगर नहीं होती तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हो सकती है। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी, आई होप सारी चीजें आप समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।